हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर मैं आपको आने वाला कल का अध्यापक कहूँ या फिर भावी अध्यापक कहूँ तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम सब शिक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम आज नहीं तो कल ज़रूर शिक्षक बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जिससे पहले कि मैं आज के सवाल शुरू करूँ उससे पहले मैं कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरा पहला ही वीडियो है इस चैनल पे, तो कुछ बातों से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, आप ध्यान से उनको सुनिए कि हम सब जो स्टेट पीसीएस होता है या फिर यूपीएससी होता है उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एक शिक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम होता है तो फिर वहाँ पर जो जवाब जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रूप के अंदर देने होते हैं, यानी कि आपको पूरा विवरण देना पड़ता है उस सवाल के उत्तर का। जबकि जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर आपने दिए भी होंगे आगे, तो उनके अंदर क्या होता है कि आपको सवाल पूछा जाता है और उस सवाल के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको ध्यानपूर्वक रूप से एक सही जो ऑप्शन होता है उसको आपको चुनना होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर 2 शब्द हैं, शायद आपने पहले सुने होंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होता है प्रत्ययस्मरण और एक होता है प्रत्याभिज्ञान। प्रत्ययस्मरण और प्रत्याभिज्ञान दोनों शब्द आपने पहले सुन लिए होंगे, और अगर नहीं सुने तो भी आप देखिए, सुनने की कोशिश करें कि प्रत्यास्मरण का मतलब होता है कि भाई चीज़ें जो आपने पहले सीखी है उनको वापस रिकॉल करना या फिर उन्हें वापस दिमाग के अंदर लेकर के आना। जैसे मान लीजिएगा कि आपसे एक सवाल जो पूछा जाता है, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता कि भारत आज़ाद कब हुआ, और अब इसके अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है, अब सिर्फ आपसे इतना पूछा गया कि भारत आज़ाद कब हुआ। तो अब आप अपने दिमाग से ये सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग अगर इस सवाल का उत्तर निकाल देता है तो फिर इसको कहते हैं प्रत्ययस्मरण, जो कि एक यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर इस तरीके के सवालों के अंदर ज़रूरी होता है। जबकि प्रत्ययस्मरण के अंदर ये होता है कि यही सवाल, जैसे कि भारत आज़ाद कब हुआ, अब इसके नीचे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या फिर 15 जनवरी। तो अब आपको क्या है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रत्याभिज्ञान करना है। प्रत्याभिज्ञान का मतलब सिर्फ पहचानना है, यानी कि 4 ऑप्शन आपको मिल गए, इनमें से सिर्फ एक को पहचानना है, तो ये आपके लिए आसान बन जाता है। और शिक्षक की एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिनके अंदर आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई सवाल का उत्तर हमें किस प्रकार से चुनना है, और अगर आपने उसको ध्यान में रखा तो फिर आपके अच्छा स्कोर होता है और आप फिर मेरिट लिस्ट के अंदर आते हैं और आप उस परीक्षा को क्रैक कर जाते हैं। कुछ लोगों के मन में एक डाउट होता है कि सवाल जो होते हैं वो कठिन होते हैं, उनको कर पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, कोई भी सवाल, इस दुनिया का कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक भी सवाल कठिन नहीं होता। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सवाल कभी कठिन नहीं होता है। सवाल को कठिन उसके ऑप्शन बनाते हैं, यानी कि आपको दिए जाने वाले ऑप्शन कितने कठिन हैं उसके माध्यम से वो सवाल कठिन बनता है। कई बार हम क्या करते हैं, उस प्रश्न को पढ़ा और हम नीचे छोड़ देते हैं, ऑप्शनों को बिना देखे उस सवाल को छोड़ देते हैं। सवाल को पढ़ा, अपने समझ के अंदर ही नहीं आया तो हम सोचते हैं कि यार इसको हम नहीं कर पाएंगे और हम इसको छोड़ देते हैं। जबकि हम ऐसा अगर उसके ऑप्शन को देखें तो शायद हो सकता है कि वो सवाल को हमने कभी भी नहीं पढ़ा, फिर भी हम कॉमन सेंस से उसको कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी देखिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी भी खनिज संपदा के बारे में नहीं पढ़ा, और पढ़ा भी है तो अपने राज्य के खनिजों के बारे के अंदर पढ़ा, आपने भारत के खनिज जो है उनके बारे में नहीं पढ़ा। फिर भी ये सवाल है जैसे कि भाई भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कहाँ होता है, ये सवाल है मान लीजिए। अब इस सवाल को जब आपने देखा तो आपको इसके बारे के अंदर कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि यार सोने का उत्पादन कहाँ होता होगा। लेकिन फिर आप ऑप्शनों को देखिए, ऑप्शन अब इस सवाल को कठिन या आसान बनाना, ऑप्शनों के हाथ के अंदर देखिए। ऑप्शन ए रहेगा जैसे लाहौर में, ऑप्शन बी जोनासबर्ग में, ऑप्शन सी कोलंबो में और ऑप्शन डी कर्नाटक में। अब मुझे लगता है कि इस सवाल अगर आप कॉमन सेंस भी रखते हैं, अगर आप भारत के राज्यों के नाम भी अगर आपको पता है ना, तो भी मुझे लगता है आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हो। क्योंकि लाहौर, जोनासबर्ग और कोलंबो ये तीनों ही जगह भारत के अंदर नहीं है, तो फिर ये भारत में कैसे हो सकता है। तो भारत के अंदर सोने का उत्पादन, आप सीधा इन 4 ऑप्शनों के अंदर से एक को चुन लोगे और वो कर्नाटक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये बताने का मेरा औचित्य ये है कि कई बार प्रश्नों को देख के ही हम ऑप्शन को बिना देखे हम आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जिससे पहले कि मैं आपको एमसीक्यू शुरू कराऊं, उससे पहले कुछ मोटिवेशन जो मेरी बात है उसको मैं आप तक साझा करना चाहता हूं। आप
देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन के अंदर। निरंतरता का मतलब रेगुलरिटी, यानी कि जिस काम को आपने आज किया उसे आप कल फिर दोहराइए, परसों फिर दोहराइए। यानी कि अगर उस काम को आप बार बार करते हैं तो फिर वो आसानी से होने लग जाता है और आप उसके अंदर बिल्कुल महारत हासिल कर लेते हैं। तो अगर निरंतरता रहेगी तो फिर सारी चीज़ें आसान बन जाएगी। तो निरंतरता जरूरी है जीवन में, संबंधों में, काम में, पढ़ाई में, हर जगह, किसी भी चीज़ के अंदर, लेकिन निरंतरता है बड़ी ज़रूरी। देखिए, शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी काम है उसको आप जब शुरू करोगे तभी तो वो खत्म होगा ना। लेकिन शुरू करना जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है कि उसी ऊर्जा के साथ के अंदर आप अंत तक उस काम को करते रहे, यानी कि ऊर्जा और वो मोटिवेशन समान रूप से बना रहे। देखिए, अगर आप क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी भी अगर रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि भाई महेंद्र सिंह धोनी जैसा फिनिशर ना तो कोई आया है और आगे भविष्य की हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो किसी काम को शुरू करना तो था ही, पारी को बेहतर तरीके से शुरू तो करते ही थे अपने को, लेकिन फिनिश बहुत अच्छा करते थे, इसलिए उन्हें आज भी जाना जाता है। तो रेस वो लोग नहीं जीतते जो तेज दौड़ना शुरू करते हैं, बल्कि वे लोग जीतते हैं जो समान रफ्तार से अंत तक दौड़ते हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक कदम, लेकिन चलना जरूरी है हर रोज, कभी आप सपनों की ओर तो कभी अपनों की ओर। चलिए साथियों, और तैयारी को रोज और निरंतरता बनाए रखिए। हमारे वीडियो के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहे। और अब हम चलते हैं आपके प्रश्नों पर, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम आए हैं अगर वो ही नहीं करेंगे तो फिर तो अपना जो लक्ष्य है वो हमारे से भेदा नहीं जा सकता, जबकि ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे उसके लिए। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ के ऊपर, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप जानने की कोशिश करना, और तमाम चीज़ें अगर अच्छी लगे तो फिर आप ज़रूर अपने रिव्यू या फिर फीडबैक मुझे भेजिएगा। अब हम अपनी प्रश्न श्रृंखला को करते हैं शुरू। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प नहीं मिले तो अभी इस चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, ब्लॉक कीजिए और फिर यहाँ से निकल लीजिएगा। अगर आपका उस चीज़ के अंदर फ़ायदा ही नहीं है किसी चीज़ के अंदर, तो फिर आपको यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों, फिर आप वही काम कीजिए जो आप रोज़ करते आ रहे हैं। अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो फिर ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहला सवाल आपके सामने ये है, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मैं सिर्फ इन सवालों के जवाब ही नहीं बताऊंगा, बल्कि इनको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि हमें किस प्रकार से इनके जवाबों को चुनना है, क्योंकि सही उत्तर को किस तरीके से निकाला जाता है ये जानना जरूरी है। बाकी बहुत सारी किताबें हैं, आप जाइएगा बुक मार्केट के अंदर, बहुत सारी किताबें मिलेगी और वहाँ पर बहुत सारे MCQs हैं, उनको आप देखिए। तो फिर इतने सालों से देखते हुए आ ही तो रहे हैं हम, फिर भी हमने कुछ भी नहीं पाया, तो फिर अब क्या कुछ हो सकता है उनके द्वारा? तो कुछ अलग करने के लिए थोड़ा सोचिए और समझिए कि भाई इन सवालों का उत्तर हम किस तरीके से उस उत्तर तक हम पहुंच सकते हैं। तो पहला सवाल है आपके सामने, मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? और इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मानव का, पशु व्यवहार का, मानव व्यवहार का, या फिर अभिवर्ती का। देखिए साथियों, आपका जो जवाब है, जो भी आपने चुना है अपने मन के अंदर, वो मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक YouTube का ये नियम है कि जब तक 1000 लोग नहीं जुड़ते तब तक आप लाइव नहीं आ सकते, और लाइव आने से पहले आपके जवाब मेरे तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन कमेंट मुझे बाद के अंदर दिखेगा जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा। तो अभी मेरा ऐसा मानना है कि आप जो जवाब अपने मन के अंदर चुनिए, फिर क्या मैं बताता हूँ उसके अंदर और आपके वाले में समानता है, फिर तो बिल्कुल वो सही हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर आपने गलत जवाब दिया। अब देखिए, ये सवाल जब परीक्षा के अंदर आ जाए तो इसको हम किस तरीके से चुनेंगे। सबसे पहले देखिए, 4 ऑप्शन देखने के बाद में सबसे अलग कौन सा उत्तर लग रहा है। यहाँ लिखा हुआ अभिवर्ती, ऑप्शन डी के अंदर, जबकि अभिवर्ती से तो मुझे लगता है अभिवर्ती का अर्थ तो होता है नजरिया, आप किसी भी चीज के प्रति किस तरीके का दृष्टिकोण रखते हो, वो होती है आपकी अभिवर्ती। तो अभिवर्ती तो हो ही नहीं सकता। अब बाकी चीज मानव और पशु, कहीं ना कहीं 2 ऑप्शन मानव से संबंधित है। एक तो ऑप्शन ए के अंदर मानव आ रहा है और एक ऑप्शन सी के अंदर मानव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज पे जोर दे रहा है कि कहीं ना कहीं इसका उत्तर जो है मानव से संबंधित ही होगा, क्योंकि पशु और मानव दोनों को रखोगे तो मनोविज्ञान किसके लिए ज्यादा लागू होता है? तो मानव के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई पशुओं का इतना औचित्य नहीं है जितना मानव का, तो मानव का निश्चित रूप से, तो इसका मतलब पशु वाला ऑप्शन भी, अपना ऑप्शन बी भी हट गया और ऑप्शन डी हमने हटा दिया। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, या तो ऑप्शन ए चुनिए या ऑप्शन सी चुनिए। ऑप्शन ए के अंदर क्या है? मानव का। मानव का विज्ञान मनोविज्ञान नहीं है, मानव का मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान नहीं है। ऑप्शन सी इसके अंदर सही हो जाएगा, मानव व्यवहार का विज्ञान जो होता है वो ही आपके मनोविज्ञान होता है। अगर आपको वाटसन की परिभाषा अगर याद होती तो शायद इस उत्तर का तो भी सही हो जाता है ये उत्तर, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल इसको सही चुना होगा। अब देखिए, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा, यही तो अपने चैनल का थोड़ा मैं बाकियों से अलग क्यों बना रहा हूं इसको,
कि हमने प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से चुना है इसका, लेकिन अब इसके द्वारा क्या क्या कुछ और निकल के आ सकता है उनको जानने की हम कोशिश करेंगे। तो इसको अंदर देखिए, ये परिभाषा जो है सर्वमान्य जो परिभाषा है, अभी तक जितनी भी परिभाषाएं आई है यानी कि ये मनोविज्ञान की, उनके अंदर सबसे जो बेस्ट परिभाषा है वो यही है कि भाई मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार व मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि भाई पहले के अंदर ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सवाल संख्या 2 आपके सामने, और दूसरा सवाल है मनोविज्ञान शब्द को सर्वप्रथम यानी मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, ये आपको बताना है। मनोवैज्ञानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। आपको बिल्कुल हड़बड़ाहट के अंदर कोई जवाब नहीं देना है। परीक्षा के अंदर 150 सवाल होते हैं, तो 150 ही मिनट मिलते हैं, एक सवाल के लिए 1 मिनट होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सोचना है, थोड़ा विचारना है। उस ऑप्शन को चुन रहे हैं, उसको चुनने के बाद बाकी के ऑप्शन पे भी हमें देखना है कि भाई ये क्यों नहीं हो सकता। देखिए 4 ऑप्शन है, गिलफर्ड, स्किनर, रुडोल्फ गोइकिल या फिर पावलोव। तो कहीं ना कहीं इसका आप सही जवाब चुनने की कोशिश कीजिएगा। देखो पावलोव इसके अंदर नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अधिगम से संबंधित है। अब इसके अंदर गिलफर्ड, स्किनर और या रुडोल्फ गोइकिल तो हम जानते हैं। देखिए ये आगे मैं आपको एक विवरण बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जर्मनी के जो मनोवैज्ञानिक थे या फिर जो दार्शनिक थे रुडोल्फ गोइकिल, उन्होंने किया था। और कब किया उन्होंने किया 1590 के अंदर। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो कहाँ के थे वो मनोवैज्ञानिक, जर्मनी के, और सबसे पहले उन्होंने सन याद रखना है 1590, और उनका नाम है रुडोल्फ गोइकिल। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसी के अंदर आपको पूछ ले भाई ये दर्शन शास्त्र से अलग कब हुआ, पहले जो ये मनोविज्ञान था ये एक दर्शन शास्त्र ही था, लेकिन दर्शन शास्त्र से इसको अलग किया गया कब, 19वीं सदी के अंदर, यानी 1879 के अंदर इसको दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया विलियम वुंट के द्वारा। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना पता रखना है कि भाई दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान कब अलग हुआ, तो आपको पता रखना है 19वीं सदी के अंदर। चलिए अब आपका सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 ये रहा आपके सामने, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिएगा एक एक सवाल है जो इंपॉर्टेंट है और आपको इनको जानना चाहिए, इनको अंदर तक जानना चाहिए। कहीं ना कहीं मनोविज्ञान के अंदर जो आपके डाउट है वो अगर क्लियर हो जाएंगे तो मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। आप जब परीक्षा के अंदर बैठते हो लगातार 10-15 सवाल अगर आपने सही कर दिया ना, तो उसके बाद के अंदर अपने आप बाकी के जितने भी सवाल होंगे उनको आप अच्छे तरीके से कर जाओगे। और अगर शुरुआत के 10-15 अगर गलत हो गए ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका मूड वहीं ऑफ हो जाएगा और आगे के सवाल आते हुए गलत हो जाएंगे। ऐसा होता है जब बल्लेबाजी करने के लिए आता है ना, तो शुरुआती 3-4 गेंदे अगर अच्छे से खेले तो फिर बाकी की गेंदे उसको खेलना आसान हो जाता है उसके लिए। इसी तरीके से हम हैं और हमारे ऊपर भी ये नियम लागू होता है। तो प्रत्येक सवाल को गहराई से समझते हुए हमें करना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। देखिए विलियम जेम्स, वॉटसन, वांडूरा या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन थोड़ा अलग बन रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो जवाब होगा वो विलियम जेम्स हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा विलियम जेम्स इसका उत्तर नहीं होगा। वांडूरा और वॉटसन ये तो दोनों अलग है, तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जो जवाब है वो भी हमें पता होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है। और विलियम वुंट को ही क्यों माना गया है, क्योंकि पहले मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र एक ही विषय हुआ करते थे, लेकिन जब बात आई 1879 की तो उस समय एक स्वतंत्र विषय के रूप के अंदर मनोविज्ञान को अलग कर दिया गया। और विलियम वुंट जो कि लिप्जिंग शहर है जो जर्मनी के अंदर, वहाँ के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने लिप्जिंग शहर के अंदर एक प्रयोगशाला की स्थापना की। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन होंगे, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक होंगे आपके विलियम वुंट। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। हम कहीं ना कहीं मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और मनोविज्ञान का जो इंग्लिश रूप है वो है साइकोलॉजी। स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, इसको बोला साइकोलॉजी जाता है क्योंकि पी साइलेंट रहता है। चलो वो एक इंग्लिश जैसी बात हुई, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा के शब्द से बना है। अगर आपको पूछ रहे साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है तब तो इंग्लिश होगा, लेकिन वो पूछ रहा है साइकोलॉजी शब्द जो बना है वो जो शब्द वो किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए डच, लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक। थोड़ा सोचना है और उसके बाद के अंदर अपने जवाब को अपने मन के अंदर रखना है। अगर आपका जवाब मेरे जवाब से बिल्कुल तुलता है या फिर समानता रखता है तो फिर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके अंदर ऑप्शन होगा आपका डी सही, ग्रीक भाषा से। अब देखिए एक्सप्लेन मैं करता हूँ इसको। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, एक तो है साइके प्लस लोगस, इन दोनों शब्दों से बना है। साइके का मतलब होता है आत्मा या फिर आपका जो जीवन है वो, और लोगस का मतलब होता है ज्ञान या फिर अध्ययन करना, समझ रहे हो। तो साइकोलॉजी जो शब्द है ना उसका पूरा अर्थ हो जाएगा आत्मा का अध्ययन, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी खुद शब्द तो इंग्लिश का है, लेकिन ये किस भाषा के शब्द से बना है, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। अब देखिए वीडियो जो हमारा है वो लंबा हो रहा है, इसकी वजह से मैं आपको कहना चाहूँगा आज बस इतने ही सवाल लेंगे। एक सवाल और, सवाल नंबर 5 आपका ये रहा, विकास कब शुरू होता है। अब आप जानते हो एक होती है वर्दी, एक होता है विकास। तो यहाँ पर पूछ रहा है विकास कब शुरू होता है। ऑप्शनों को सही से पढ़िएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ आज का ये सेशन शुरू होने से पहले कि ऑप्शन ही सवाल को कठिन और आसान बनाते हैं। पहला ऑप्शन है गर्भावस्था से पूर्व, ऑप्शन नंबर बी शेषावस्था के अंदर, ऑप्शन सी बाल्यावस्था के अंदर, और ऑप्शन डी प्रसव पूर्व अवस्था के अंदर। सही जवाब अपने मन के अंदर चुन के रखिए और फिर मैं करता हूँ इसको एक्सप्लेन। इसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए को चुन लिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है आपका, क्योंकि ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे कैसे। देखिए गर्भावस्था से पूर्व, गर्भावस्था तो खुद शून्य से स्टार्ट होती है, उससे पहले कौन सी अवस्था होती होगी, उससे पहले तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उससे पहले तो कोई विकास प्रारंभ नहीं होता है। गर्भावस्था का मतलब होता है आप जब अपनी माता के जो गर्भ है उसके अंदर थे, वो अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। उससे पहले कोई अवस्था होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं गर्भावस्था से पहले कोई अवस्था ही नहीं है। तो ये गर्भावस्था से पहले की अवस्था के अंदर कैसे विकास प्रारंभ हो सकता है, तो वो बिल्कुल ऑप्शन गया शेषावस्था के अंदर। तो इसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। बाल्यावस्था इससे पहले तो शेषावस्था होती है, लेकिन ये बोल रहा है प्रसव पूर्व अवस्था के अंदर। प्रसव का मतलब होता है जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन आपका जन्म हुआ उससे पहले, यानी उससे पहले ही तो स्टार्ट हो चुकी थी। आप जब अपनी माँ के पेट के अंदर थे उसी समय आपका विकास प्रारंभ हो चुका था। ऐसा कैसे हम मान सकते हैं। देखिए आपके दांत, आपके शरीर, आपकी हड्डियां, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी माँ के गर्भ के अंदर ही आपके बन चुके थे। इसलिए आपको पता रखना चाहिए कि आपका विकास जो है प्रसव पूर्व अवस्था के अंदर ही हो चुका था। आपके दांत बाहर नहीं निकले थे, लेकिन आपके दांत बन चुके थे उस समय। तो विकास गर्भावस्था के अंदर हो जाता है, लेकिन इसको बोला जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था। और इस 5वें सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको अगर मेरा सेशन बिल्कुल सही लगा है तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये सेशन इसी तरीके से चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि कल आने वाले वीडियो इसी तरीके के मैं और वीडियो लेके आऊँगा, और सारे विषयों के ऊपर, ना सिर्फ मनोविज्ञान पे बल्कि बाकी के विषय इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इसी तरीके के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बस आपका प्यार चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।